चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में मैथ्स का थर्ड चैप्टर देखें, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मीनिंग ये कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसी इक्वेशन कि जिसमें एक्स या वाई या वेरिएबल उसका सबसे बड़ा पावर वन होना चाहिए, तो उसे लीनियर कहते हैं ना। पॉलिनोमियल में भी हमने ये देखा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर वन होना चाहिए इन टू वेरिएबल्स। मतलब जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3x प्लस 2y, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। हर सम में ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे और उसमें x और y का वन वन पावर ही होगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ऐसा दिया हुआ नहीं होगा। तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड उनकी पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन अकेला नहीं होगा, दो इक्वेशन साथ में होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये ना। और हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, तो इस चैप्टर में ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सही बात है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसकी अलग अलग मेथड आती है। बेसिकली इस बार आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना, वो दो मेथड के सम्स पूछे जाते हैं। वो आता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम कैसे करते हैं। अगर एग्जाम वाइज देखा जाए ना, तो इस चैप्टर में से एक ही सम से पूछा जाता है, वो आता है 3 मार्क्स में। सिर्फ 3 मार्क का एक सम, और वो भी यही कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व करने को पूछेंगे या तो एलिमिनेशन मेथड से पूछेंगे। वही 3 मार्क का एक सम आता है और दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव, टोटल 5 मार्क का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो मैं ये दोनों मेथड बता दूं, दो ही मेथड है चैप्टर में, इसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ मेथड्स हैं वो मैं बताता हूँ। 3 मार्क के सम के लिए दो ही मेथड है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड। बाकी की मेथड्स इन सम्स में इस बार ओमिट है आपको। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें तो देखो, यहाँ पर जैसे दो इक्वेशन दी गई हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि कोई एक में से वैल्यू निकाल कर उसको दूसरी जगह पर रखना, एक की वैल्यू दूसरे को देना, तो उसे सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। तो इसमें जब दो इक्वेशन दी गई हो ना, तो कोई भी एक इक्वेशन से शुरू करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन, भले फर्स्ट से शुरू करें, कि उसमें लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन वन, पहली इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 22। और इस इक्वेशन में या तो x की वैल्यू सपोज करो या तो y की वैल्यू सपोज करो। सपोज करना मतलब अगर x की वैल्यू सपोज कर रहे हो तो बाकी की सब चीजें इक्वल टू के उस साइड ले जाओ, x की एक फॉर्मूला बनाओ या वैल्यू बनाओ। अगर y की वैल्यू सपोज कर रहे हो तो x को उस तरफ ले जाओ, जो भी वैल्यू आपको करनी हो। जैसे अगर x की वैल्यू बनाए तो y को उस तरफ ले जाए, ऐसे हो जाएगा 3x इक्वल टू 22 माइनस 2y। और अकेला x चाहिए तो 3 डिवाइड में, कि x इक्वल टू 22 माइनस 2y अपॉन 3। बराबर, ये x की वैल्यू मिल गई ना, यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी मतलब रखनी है, कहाँ रखेंगे उसे, सेकेंड इक्वेशन में। कि ये जो x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में रखें। तो वहां पे लिखेंगे हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये सेंटेंस लिखना है, 3 मार्क का सम है आपका, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में रखें। पहली में से बनाया तो सेकेंड में रखेंगे उसको, फिर से पहले में ही मत रखना, उससे तो बनाई है इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो जिसमें x की जगह पर अब ये वैल्यू रखेंगे 22 माइनस 2y अपॉन 3। तो ऐसा लिखेंगे 5x की जगह पर 22 माइनस 3y, 22 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 5। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो 5 है वो 5 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे नहीं। तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 110 माइनस 5 टू ज़ा 10y अपॉन में 3 तो रहेगा ही, माइनस 3y इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, तो अब इसका एलसीएम, यहाँ 3y और 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 1 रखेंगे। बराबर, एलसीएम इनका 3 रहेगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा 110 माइनस 10y
माइनस इसको 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9y और ये 5 3 जा 15, बराबर। अब नीचे से ये डिनोमिनेटर 3 हट जाएगा, इसलिए एलसीएम किया ना हमने। अब अगर इस y वाले नंबर्स को साथ में लिखें तो 110 माइनस 10 और माइनस 9 तो माइनस 19y इक्वल टू 15। अब ये नंबर भी इस तरफ ले जाए तो माइनस 19y इक्वल टू 15 माइनस 110, तो माइनस 19y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 95। 15 माइनस 110 तो 110 में से 15 गया तो 95 माइनस में रहेगा और 19 डिवाइड में, तो y इक्वल टू माइनस 95 अपॉन माइनस 19, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 95 डिवाइड बाय 19 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। और y की वैल्यू मिल गई ना, अब x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे कि ये जो y की वैल्यू मिली, इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में रखो, या तो ये जो सपोज की वैल्यू भले उसमें भी रखो y की वैल्यू, तो x मिल जाएगा। इन तीनों में से कहीं पर भी y की वैल्यू रखो तो आपको x मिल जाएगा। भले चलो इसमें ही रखो तो इजी रहेगा थोड़ा, कि अगर मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखूं, ये कंटिन्यू यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y, कि अब अगर y की वैल्यू यहाँ पर रखें तो यहाँ जैसे हमने सपोज किया हुआ है कि x इक्वल टू 22 माइनस 2y अपॉन 3, तो जहाँ पर y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मीन्स x इक्वल टू 22 माइनस 2 y की जगह पर 5 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 22 माइनस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 3, तो मतलब कि x इक्वल टू 22 माइनस 10 12, 12 अपॉन 3 और 12 अपॉन 3 हो गया 4। x की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। तो ये आंसर आ गया ना आपका, बराबर ना, x और y दोनों मिल गए, 4 और 5। तो ये एक मेथड हुई, वो हमारी कौन सी मेथड हुई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को ध्यान रखना, कोई भी आपके सम्स आप करो तो उसे इस मेथड से एक बार ट्राई करो कि कैसे करना है, बराबर। कि दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन लेकर पहले वैल्यू सपोज करेंगे, वो जो वैल्यू सपोज की वो हम लोग दूसरी इक्वेशंस में रखेंगे, ठीक है। तो उस पर से आपको ये दोनों वैल्यू मिलेगी, बराबर है। तो अब जैसे ये पहली मेथड देखी सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे ही अब दूसरी मेथड हम लोग समझे एलिमिनेशन मेथड। तो ये दूसरी जो एलिमिनेशन मेथड आती है, अब उसका एक सम देखें। जैसे यहाँ पर एक सम दिया हुआ है कि 5x प्लस 4y इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कौन सी, एलिमिनेशन मेथड से, बराबर। इस मेथड से सॉल्व करें तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक एलिमिनेट कर देना, मतलब कि हटा देना। या तो x या y, इन दोनों में से पहले कोई एक हटा दो, या तो x दोनों में से हटा दो या y दोनों में से हटा दो। तो अगर x हटा दिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी ना, या y हटा दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए पहले एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेट किया कैसे जाता है, तो एलिमिनेट तब किया जाता है जब दोनों इक्वल हो, दोनों 5x होते या दोनों 2x होते, दोनों इक्वल होते तो एलिमिनेट होते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप इस एलिमिनेशन में आता है दोनों को इक्वल बनाना, कि अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x को इक्वल बनाओ, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y को इक्वल बनाओ, बराबर ना। पहले डिसाइड कर लो क्या एलिमिनेट करना है, कि चलो अगर x को ही एलिमिनेट करते हैं तो उसको इक्वल कैसे बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो इजी रहेगा। कि मतलब जैसे 5 है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, और ये 2 है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, बराबर ना। किसी में भी अगर y में भी एलिमिनेट करना है तो इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 3 से इसको 4 से। तो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन करना है तो यहाँ पर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर मैथ्स का रूल आता है कि कोई भी इक्वेशन में अकेले नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस अकेले को नहीं, फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर ना। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस अकेले को नहीं, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर। ये चीज ध्यान में रखना। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले कि चलो अगर x को इक्वल बनाए, x को एलिमिनेट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू एलिमिनेट x
x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये इक्वेशन 1 है पूरी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये इक्वेशन 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। जो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें पहली इक्वेशन को 2 से, तो ये 2 5 ज़ा 10x, प्लस इसको भी 2 से, 2 4 ज़ा 8y, और इसको भी 2 से, वो हो जाएगा -2, 2 1 ज़ा 2, बराबर। और इक्वेशन 2 को 5 से, इन तीनों को 5 से, इसको 5 से करें तो 2 5 ज़ा 10x, इसको 5 से करें तो -15y, और इसको 5 से करें तो वो हो जाएगा 90, बराबर। ये हो गया ना। अब इसका एलिमिनेशन करें, तो एलिमिनेशन करने के लिए जो सेकेंड इक्वेशन मिली ना, उनमें सबकी साइन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सबकी साइन चेंज, मतलब ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, आगे कुछ भी साइन नहीं तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे भी कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, बराबर ना। साइन चेंज। अब ये साइन देखेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, ये वाली साइन नहीं, तो यहाँ पर देखो +10 और -10 वो कट हो जाएगा, ये हो गया +8 और +15, प्लस माइनस नहीं, ये +8 +15, तो वो हो जाएगा +23y, और इक्वल टू यहाँ पर -2 -90, -90 हो गया ना, -2 और -90 तो -92, बराबर। और अब 23 डिवाइड में कि y इक्वल टू -92 अपॉन 23, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, तो y इक्वल टू 92 डिवाइड बाय 23, तो आंसर आ जाएगा 4, -4, माइनस प्लस माइनस ना तो -4, आंसर क्या मिल जाएगा? -4, ये y की वैल्यू। और इस y पर से अगर x ढूंढना है तो ये y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर ना। फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखें, कि चलो अगर फर्स्ट में ही रखें उसे, यहां लिखें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो जो पहली इक्वेशन है 5x + 4y इक्वल टू -1, तो यहाँ y की जगह पे क्या लिखें? -4 लिखें हम लोग, तो 5x + 4 y की जगह पे -4 इक्वल टू -1, मीन्स 5x, ये 4 4 जा 16, प्लस माइनस -16 इक्वल टू -1। x ढूंढने के लिए -16 यहाँ जाएगा प्लस में, कि 5x इक्वल टू -1 और +16, सो 5x इक्वल टू 16 - 1 तो 15, और 5 डिवाइड में कि x इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3, प्लस में ही 3, तो ये मिल गई ना x की वैल्यू भी। ये एलिमिनेशन मेथड हुई। ये सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा सिंपल लगेगी, सही बात है ना। कि यहाँ पर पहले x को एलिमिनेट कर दिया, भले आपको y को एलिमिनेट करना हो तो भी यही प्रोसेस, x या y में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू, वो y की वैल्यू यहाँ पर रखी तो हमें बाकी की वैल्यू मिल गई, बराबर। तो देखो आपको जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में से आपके 3 मार्क का सम आता है, और 3 मार्क का सम बस यही दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इसी तरह का सम आएगा। नंबर कोई भी आ सकता है इसमें से, बराबर, नंबर कोई भी आ सकता है ऐसा ही, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो मेथड पूछे। तो इन दोनों मेथड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आपके पास टेक्स्ट बुक के सम्स हैं, पेपर प्रैक्टिस के सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन बनी हुई होगी और आपको सॉल्व करना है, तो वैसे सम्स की प्रैक्टिस करो। तो अब जैसे शॉर्ट सम्स में क्या क्या मेथड आती है वो एक बार मैं बता दूं आपको, ओके। अब शॉर्ट क्वेश्चन या कहो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर बात करें ना कि उसमें कैसे और क्या क्या पूछा जाता है, तो बेसिकली दो इसमें से, जैसे मैंने बताया, दो ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और दो में से एक ऑब्जेक्टिव तो आपका 90% यही पूछा जाता है जो एक रूल वाइज इसमें कहलाता है, ठीक है ना। एक रूल आता है, एक सिचुएशन बेस्ड जो है वो रूल आता है, कि जैसे दो जब इक्वेशन दी गई हो तो उन दो इक्वेशन में जब ये रूल लगता हो या ये सिचुएशन आती हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रूल याद रखना कि जब दो इक्वेशन में ये सिचुएशन आती हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
तो वो सिचुएशन या तो वो दोनों इक्वेशन अगर ग्राफिकली कही जाए ना, ग्राफिकली अगर ग्राफ में उन दोनों इक्वेशन को ड्रॉ किया जाए ना, तो उन दोनों इक्वेशन की लाइन वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है वो। और अगर सॉल्यूशन वाइज देखा जाए ना, तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, या कहो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कैसा सॉल्यूशन मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मींस वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये सिचुएशन मींस क्या? मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी गई हो, जैसे इससे पहले वाला भी हमने सम किया था वैसे ही, कि जैसे 5x प्लस 4y इक्वल टू -1, या जो भी इक्वेशन हो, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 18। कैसे दो इक्वेशन है? अगर इन दोनों इक्वेशन में ये कंडीशन है, ये कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पहले तो a1 b1 वो क्या है? तो इसमें जब ये दो इक्वेशंस होती है ना, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो इन इक्वेशन में जो पहला x के साथ जो नंबर हो उसे a1 कहते हैं, y के साथ जो नंबर हो उसे b1 कहते हैं, और जो अकेला नंबर दिया हुआ है वो c1 कहलाता है। बराबर? a1 b1 c1 पहली इक्वेशन में, इसलिए तीनों वन, a1 b1 c1। और दूसरी इक्वेशन में जो हो, तो x के साथ वाला नंबर वो a2, ये y के साथ वाला नंबर b2, और ये c2। बराबर? तो इस सिचुएशन में c की जरूरत तो नहीं है। जब a1 और a2 और b1 और b2 इक्वल ना हो, मतलब कि देखो, अगर मैं a1 अपॉन a2 गिनूं, तो a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू 3, 5 अपॉन 3, कुछ आंसर मिलेगा? नहीं। पॉइंट में मत रखो, इसमें कुछ कट होगा? कुछ भी नहीं, यही रहेगा। और दूसरा अगर मैं गिनूं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 पे है 4, b2 पे है -2, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 रहेगा, और साइन में प्लस माइनस -2। तो इसका आंसर ये मिला, इसका आंसर ये मिला। क्या दोनों सेम है, इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल है। यहाँ पे साइन है ना, नॉट इक्वल। जब वो नॉट इक्वल हो, तो इसका मतलब इसका आंसर वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब इसमें x और y की एक एक वैल्यू ही मिलेगी। इससे पहले भी ये सम सॉल्व किया ना, तो x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू ही मिली। और ऐसे का अगर ग्राफ बनाना हो, बराबर, वैसे बनाना नहीं है, आपको एग्जाम में वैसा ग्राफ नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर ग्राफ के लिए पूछे ना, तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, के दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे। भाई ये पहली इक्वेशन की एक लाइन बनाई, फिर दूसरी इक्वेशन की एक लाइन बनाई, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी। बरोबर? ये पहली सिचुएशन आती है जब ऐसी कंडीशन दी गई हो। या एक दूसरी सिचुएशन आती है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, मतलब तीनों इक्वल, तीनों का रेशियो इक्वल, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशियो इक्वल हो, तो ग्राफिकली अगर उसे कहे ना, तो ग्राफिकली वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब दोनों लाइंस एक ही जगह पर, वो कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में उसे कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट। उसमें एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। मतलब देखो, अगर कोई ये कंडीशन हो, मैं ऐसे अगर कोई कंडीशन कहूँ कि 6x प्लस 4y इक्वल टू 20, या फिर दूसरा यहाँ पर मैं लिखूँ कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसे ये दो इक्वेशंस हैं। बराबर? तो अगर इन दोनों इक्वेशन में ये कंडीशन अगर बैठ रही है, तो इसके लिए रफ में पहले गिन लेते हैं कि जैसे a1 अपॉन a2 कहूँ, a1 अपॉन a2 ये अगर मैं कहूँ, तो इसमें a1 पे 6, a2 पे ये 3, ये कहलाता है ना a1, ये दूसरी इक्वेशन में a2, 6 डिवाइड बाय 3 2। बराबर? अगर मैं b1 अपॉन b2 गिनूँ, तो b1 पे 4, b2 पे 2, 4 डिवाइड बाय 2 2। और c1 अपॉन c2 अगर गिनो, तो c1 पे 20, c2 पे 10,
तो 20 डिवाइड बाय 10 2, देखो तीनों इक्वल मिले, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों की वैल्यू इक्वल मिली। तो अगर तीनों की वैल्यू इक्वल मिली ना, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, बराबर, कोई एक नहीं, जितनी चाहे उतनी वैल्यू मिलेगी। और ऐसे को अगर ग्राफिकल ड्रॉ किया जाए ना, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब वो कहलाती है कि भाई ये पहली इक्वेशन की लाइन बनाओ तो सपोज वो भी जो बनती हो और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी उसके ऊपर ही बनेगी, दोनों की लाइन एक ही हो, तो उसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, बराबर। दोनों के लिए एक ही लाइन, वो कोइंसिडेंट लाइन, सेम जिसमें आता हो। समझ आ रही है बात है। और जब तीसरी सिचुएशन आती हो कि जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कि जहां पर a1 और b1 ये दोनों सेम हो लेकिन c1 c2 सेम ना हो, तो उसको अगर ग्राफिकली कहा जाए ना, तो उसमें बनता है पैरेलल लाइंस। ग्राफिकली वो कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस बनता है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ऐसा फिर से बोल रहा हूँ, खाली ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ये सिचुएशन हो मतलब पैरेलल लाइंस होगी। और सॉल्यूशन वाइज कहा जाए तो उसमें नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन मतलब उसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। जैसे अगर मैं यही सिचुएशन कहूँ कि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ हो, जस्ट इसी को ही मैंने चेंज किया, बराबर, कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें a1 अपॉन a2 का हो 6 डिवाइड बाय 3, b1 अपॉन b2 4 डिवाइड बाय 2 और c1 अपॉन c2 तो 20 डिवाइड बाय 15, 20 डिवाइड बाय 15 दोनों 5 से कट होते हैं तो 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 आएगा। तो देखो a1 a2 और b1 b2 दोनों सेम आया लेकिन c1 c2 सेम आया नहीं, ये दोनों सेम है, ये अलग है। तो जब दो सेम और तीसरा अलग हो तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल लाइंस बनती है। उसमें ग्राफिकली पैरेलल लाइंस मतलब ये पहली इक्वेशन है उसकी अगर ये लाइन बनी तो दूसरी इक्वेशन की पैरेलल लाइन बनेगी, उसके पैरेलल यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी उसकी पैरेलल लाइंस होगी वो। और सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइंट ही नहीं होगी तो कोई एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं मिलेगी उसमें। समझ आ रही है ना बात है। तो ये तीन सिचुएशन खास याद रखना, बरोबर है। जैसे इनके एक दो एग्जाम्पल देखें हम लोग। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7x प्लस 10y इक्वल टू 16 एंड 3x प्लस 30 अपॉन 7y इक्वल टू 48 अपॉन 7। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि क्या ये दोनों इक्वेशन वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगे, ट्रू या फॉल्स, बरोबर। इसमें ऐसा पूछा हुआ है कि क्या ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगे, ऐसा हमें बताना है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन कब होती है कि जब ये तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना। तो अब ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाए तो रफ में सॉल्यूशन करना है, रफ में सॉल्यूशन करना है। क्या ढूंढना है, पहले a1 अपॉन a2 ढूंढो, a1 अपॉन a2 तो a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 3, तो इसका आंसर 7 अपॉन 3 मिला। फिर b1 अपॉन b2 ढूंढो, b1 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू 30 अपॉन 7, तो 30 और 7 ऊपर ना, 30 अपॉन 7 तो अपॉन में थोड़ी लिखेंगे, वो 7 कहाँ लिखेंगे ऊपर, के b1 अपॉन b2 तो 10 अपॉन 30 अपॉन 7। तो इसमें अगर कट करें ना तो ये 0 0 कट हो जाएगा, बचेगा इसमें 7 अपॉन 3। और फिर तीसरी वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो आता है c1 अपॉन c2, तो c1 पे ये 16 और c2 48 अपॉन 7, तो c2 पे 48 और ऊपर 7, 48 अपॉन 7। इसमें भी अगर कट करें तो ये 16 3 सा 48 और यहाँ मिलेगा 7 अपॉन 3, बरोबर ना। तो देखो तीनों की वैल्यू सेम आई, तीनों की वैल्यू सेम आई मतलब करेक्ट कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, बरोबर ना। आपको ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ था कि क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो हाँ ट्रू, ये कोइंसिडेंट लाइन है क्योंकि देखो तीनों इक्वल आ गए। अगर नहीं आते तीनों इक्वल और कोई सिचुएशन होती तो कोइंसिडेंट नहीं, वो पैरेलल होता या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता, बरोबर। आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछ सकते हैं लेकिन रूल से यही आएगा। अब यहाँ कोइंसिडेंट की जगह आपको ऐसे पूछते क्या इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो भी ट्रू और फॉल्स में लिख सकते हैं ना। अब इसकी जगह और कुछ होता
कि अगर ये तीनों का सॉल्यूशन करते वक्त A1 और A1 A2 B1 B2 सेम आता लेकिन C1 C2 अलग आता तो वो क्या कहलाता? वो पैरेलल लाइंस कहलाता या तो नो सॉल्यूशन कहलाता। बरोबर, इनमें से आएगा, रूल इतना है, दो ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर एक पूछा हुआ है कि यहाँ पर ax प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड 6x प्लस 12y इक्वल टू 35 लिखा हुआ है कि इनका नो सॉल्यूशन है। इसमें नो सॉल्यूशन है तो a की वैल्यू फाइंड करो। नो सॉल्यूशन मतलब x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो उस वक्त माइंड में आना चाहिए नो सॉल्यूशन मतलब ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें से अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो ये रूल इसमें लगा सकते हैं ना कि नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, c1 की जरूर नहीं है, वो अलग है, उसकी जरूर नहीं है। तो इसको ऐसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं कि मैं इसमें ऐसे लिखूं कि नो सॉल्यूशन की वजह से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, मतलब कि ये सब कैलकुलेशन तो आपको रफ बुक में ही करनी है या रफ पेज पे करना है, ये ध्यान देना। तो मतलब यहाँ पे अगर लिखें A1 तो A1 पे लिखा जाएगा A, A2 पे लिखा जाएगा 6, बराबर ना, A1 पे A, A2 पे 6 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो B1 पे 4, B2 पे 12। तो इस पर से A की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, कि इसको क्रॉस में ले जा सकते हैं, 6 को यहाँ ले जाएं तो A इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12। तो यहाँ पर कट हो जाएगा 6 टू ज़ा और ये 2 टू ज़ा, मतलब कि a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ था कि इनकी वैल्यू नो सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर से a की वैल्यू मिल गई ना। इसकी जगह और कुछ लिखा होता कि चलो पैरेलल लाइंस है तो भी ये रूल लगाते, अगर लिखा हुआ होता कि कोइंसिडेंट है तो ये लगाते, लिखा हुआ होता कि इंटरसेक्टिंग है तो ये लगाते रूल। बरोबर, इन रूल में से कैसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं लेकिन रूल्स ये माइंड में अच्छी तरह से बैठाना। बरोबर है। फिर इनके अलावा जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। बरोबर, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब कैसे भी पूछ सकते हैं। फिर भी उसकी एक मेथड बताता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारे पेपर सेट्स में ऐसी मेथड दी गई है कि जब ऐसा दिया हुआ हो कि इफ A7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 41 फाइंड A, कि अगर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या कहलाता है कि इसमें ये x और y की वैल्यू है, पहली वैल्यू x दूसरी वैल्यू y, तो उसके ऊपर से ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सिंपल कि x की जगह पर ये रखो a और y की जगह पर ये रखो 7 तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, x और y की सीधी वैल्यू किसी में दी गई हो, ऐसे सॉल्यूशन लिख के कहा गया हो या x और y की वैल्यू दी गई हो तो वो वैल्यू रखकर दूसरी कोई वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ये ऐसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसे पूछे जाते हो कि इसमें अगर सॉल्यूशन करें तो इसमें ऐसे आ जाता है कि भाई 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, 3a प्लस 2 y की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 इक्वल टू 41। मतलब इसमें हो जाएगा 3a प्लस ये 14 इक्वल टू 41, मीन्स 14 माइनस में कि 3a इक्वल टू 41 माइनस 14 तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, और 3 डिवाइड में कि a इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मिल गई ना a की वैल्यू, ये सिंपल हुआ ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, ये कैलकुलेशन रफ में करनी है, आपको सीधा आंसर लिखना होता है एग्जाम में। या कभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन कि if k and k upon 2 is a solution of 3x plus 5y equal to 22 find k। अब यहाँ k और k अपॉन 2 ये दोनों सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो x पे रखनी है, जो दूसरी वैल्यू है उसे y पे रखना है, और फिर आगे सॉल्यूशन फाइंड करें। मतलब ऐसे कि 3x की जगह पे रखेंगे k प्लस 5, y की जगह पे रखेंगे k अपॉन 2 इक्वल टू 22। मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये 3k प्लस 5 का k से मल्टीप्लाई 5k अपॉन 2 इक्वल टू 22। बराबर ना, पहले क्या करना होगा एलसीएम, जब भी अपॉन में नंबर हो तो पहले एलसीएम कर लेते हैं, इनके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा ये 2,
मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 के, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5 इक्वल टू 22 2 जा 44, बराबर। तो अब यहाँ प्लस करेंगे 6 प्लस 5 11 के, 11 के इक्वल टू 44 और 11 डिवाइड में कि k इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 11, तो k इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, बराबर। ऐसे जनरल और दूसरे चैप्टर में जो भी ये रूल्स आते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सीखी, या ये रूल्स, इनमें से कैसे भी आपको घुमाकर पूछ सकते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे तो वो कैसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं ना आपको, ठीक है ना। तो आज जैसे चैप्टर में मैंने जो जो मेथड दिखाई, उन हर एक के 2 2 3 3 सम की प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से ये मेथड्स देखना। तो फिर जो रिवीजन के दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।